everyone, my name is Goldie Verma and today I am going to explain you transportation in plant. अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बेसिक्स की। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक का आपको बेसिक या उसके कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका थ्योरी पेपर हो या ऑप्शनल क्वेश्चन हो, आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। Okay, so let's start our topic, that is transportation in plant. First of all, you have to know the meaning of transportation. When something is transferred from one place to another, that is known as the transportation. यह process क्या कहलाता है? Transportation कहलाता है कि आपने किसी goods को एक place से दूसरी place पर transfer कर दिया। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्या आ गई, मतलब व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर सिंपल सा है। आप जानते हैं कि प्लांट एक प्रोसेस करते हैं दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? दैट CO2 एंड H2O will make C6H12O6 in the presence of sunlight. Okay, in the presence of sunlight. और ये होती किस में रिएक्शन? दैट रिएक्शन इज अकर्ड इन क्लोरोफिल। ओके, आप ये बात समझ गए। और ये रिएक्शन का मेन प्लेस क्या होता है? लीफ। आप जानते हैं कि अगर आपको ग्लूकोज बनाना है या ऑक्सीजन बनानी है तो आपके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्लूकोज बनाने के लिए आपको CO2 होनी चाहिए और आपके पास वाटर होना चाहिए। इसीलिए आप प्लांट्स पर वाटरिंग करते हैं। दैट मीन्स अगर आपको किसी प्लांट को वाटर देना है तो आप उसकी रूट्स में देते हैं, आप कभी भी उसकी लीव्स को पानी नहीं देते। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब किसके थ्रू करता है? अपनी रूट्स के थ्रू करता है। उसकी मैकेनिज्म क्या है जिसमें कि रूट्स के थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब इसी प्रोसेस को पढ़ते हैं हम, द मूवमेंट ऑफ द वाटर, the movement of the water and the mineral from the root to the different part of the plant। देखो, रूट से मिनरल और वाटर का, किस किस का? मिनरल एंड वाटर का ट्रांसफर होना from the root to the other part of the plant like this। ये इस तरीके से, ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ फूड। यस, अभी अभी आपने पढ़ा कि लीफ में ग्लूकोज बनता है, तो ऑब्वियसली अगर लीफ में ग्लूकोज बन रहा है तो ये ग्लूकोज भी तो ट्रांसफर होगा, ये ग्लूकोज भी तो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लीफ टू रूट ट्रांसफर होगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है कि फूड का ट्रांसफर होना या वाटर और मिनरल का ट्रांसफर होना। तो यह सब करने के लिए इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। सो हम जाइलम के बारे में डिस्कस करते हैं। एज यू नो दैट जाइलम किसका काम करता है? अगर मैं जाइलम लिख रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ जाइलम यानी कि जल, हिंदी में हम जल बोलते हैं। तो जाइलम किसका ट्रांसफर करता होगा? वाटर का। सिंपल, वाटर का ट्रांसफर कौन करता है? जाइलम करता है। इसके लिए जाइलम के पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं जाइलम की स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रैकेट्स, अनदर वन इज वेसल्स, अनदर वन इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड अनदर वन इज फाइबर। देखिए, किसी भी टिश्यू को बनाने के लिए उसके पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। अगर मैं आपसे बात करती हूँ जाइलम पैरेन्काइमा की, तो आप जानते हैं कि मुझे अगर मेरा टिश्यू लाइव रखना है या इस टिश्यू को वर्किंग रखना है, वर्किंग कंडीशन में रखना है, एज हमारे साथ भी होता है। अगर हमें वर्किंग रहना है तो हमें खाना भी तो खाना पड़ेगा ना, हमें एक्टिव रहना है तो इसीलिए इस जाइलम को भी एक्टिव रहना है, तो इसको भी तो कुछ फूड वगैरह चाहिए होगा जिसके कारण ये लाइव रहेगा टिश्यू। इस टिश्यू के लिए आपको एक तरीके से कुछ फूड प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, जिसके कारण जो ये काम कौन करती है? जाइलम पैरेन्काइमा करती है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू होता है। जाइलम पैरेन्काइमा कैसा टिश्यू होता है? हमेशा लिविंग टिश्यू होता है। और ये क्या काम करता है? फूड स्टोर करके काम करता है। ये हमेशा क्या रखता है अपने अंदर? फूड स्टोर रखता है। ठीक है, अब आता है जाइलम फाइबर।
जाइलम फाइबर डेड टिश्यू होता है, ये डेड सेल्स का बना होता है, ये लिविंग सेल्स का बना होता है। ये मैं आपको एनाटॉमी जब पढ़ाऊंगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी कि इनका क्या मतलब है। ये सब भी कैसे होते हैं, डेड होते हैं। सिर्फ लिविंग इसमें कौन होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब जाइलम फाइबर का काम क्या होगा, आप देख रहे हो ये डेड है और इसका नाम फाइबर है, तो मैं आपको ऐसे ही समझाऊं कि देखो एक मेरा कुछ सामान है, इसके ऊपर मैंने ये फाइबर से उसको छुपा के रख दिया है, दैट मीन्स मैंने उसको प्रोटेक्ट करके रख दिया है कि उस पर अगर कोई जर्क लगेगा या किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये यहाँ से अपनी जगह से नहीं हिलेगा या इस पर कोई जर्क का इफेक्ट नहीं होगा। तो फाइबर एक तरीके से क्या करता है, उसको पूरे जाइलम को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसके स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। गॉट इट। तो जाइलम फाइबर का काम समझ में आ गया होगा और जाइलम पैरेन्काइमा का काम समझ में आ गया होगा। तो जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कहीं भी लिखा है फूड स्टोर करता है, और जाइलम फाइबर कहीं भी लिखा है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो इन दोनों के काम आपको समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं ट्रैकेट्स और वेसल्स पर। ट्रैकेट्स और वेसल्स मिलकर बनाते हैं ट्रेशरी एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं, ट्रेशरी एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रेशरी एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो जाइलम के मेन कंपोनेंट है, जो वाटर को ले जाने में या कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो कंडक्टिंग एलिमेंट कौन कौन से हो गए, ट्रैकेट और वेसल, जो पानी को ले जाने में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ क्या आप तो जानते हैं, अगर एक टैप लगा हुआ है, ठीक है, उस टैप से वाटर आ रहा है और उसे आपको एक पाइप के थ्रू आपके गार्डन एरिया तक पहुंचाना है, तो ये जो पाइप होगा वो कैसा होगा, होलो होना चाहिए, दोनों तरफ से खुला होना चाहिए। ये होलो पाइप ही क्या करेगा, उस वाटर को कंडक्ट करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपने एक एंड को किस पर अटैच कर दिया, टैप पर अटैच कर दिया, और दूसरे एंड से वाटर का फ्लो आ जाएगा। ऐसे ही इसमें होता है कि जो इसकी वेसल्स होती है ना, वो लाइक अ पाइप होती है, लाइक दिस। ये देखो, ये दिखाई दे रही है, ये एक बड़े बड़े जैसे पाइप फिट कर दिए हों, लाइक दिस। ऐसे ये कंटिन्यूअस पाइप्स की तरह फिट रहते हैं। ये एक पूरा क्या बना देते हैं, कंडक्टिंग ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं, किसमें, पूरे प्लांट में, फ्रॉम द रूट टू द लीफ। ओके, तो ये एक कंडक्टिंग ट्यूब होते हैं, इसमें वाटर आता है और वाटर कैसे मूव करता है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे वाटर मूव करेगा, आपको मैंने बताया था कि वाटर हमेशा आप रूट को देंगे, कभी भी लीफ को नहीं देंगे, क्योंकि लीफ से पानी नीचे नहीं आएगा। जाइलम का काम होता है यूनिडायरेक्शनल, मींस वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पानी को चलाता है। यूनिडायरेक्शनल, यूनि मींस क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन। ओके, यूनिडायरेक्शनल होने के कारण वाटर हम किस में देते हैं, रूट्स में देते हैं। तो रूट से वाटर कैसे मूव करता है, लीफ की तरफ मूव करता है। ये डायरेक्शन होती है वाटर की, याद रखिएगा हमेशा। अब आता है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स क्या होते हैं, देखो दोनों एंड टेपर्ड है, इसके बंद है, आपको इनको रटना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, वेसल इज जस्ट लाइक अ पाइप, जो आप अपने घरों में भी देखते हैं, और ट्रैकेट्स होती हैं दोनों तरफ से बंद एंड, लेकिन इसमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं, जिस वजह से इसे बोलते हैं परफोरेटेड। क्या बोलते हैं, परफोरेटेड, यानी इनमें पोर्स होते हैं। ये लिग्निफाइड होती है, यानी इनकी वॉल्स किसकी बनी होती है, लिग्निन्स की बनी होती है। लिग्निन के बने होने के कारण ही ये डेड होते हैं, ठीक है। तो डेड सेल्स होती हैं, लिग्निन से सर्टिफाइड, मतलब लिग्निन से कवर्ड रहती हैं, और ये परफोरेटेड होती है। ट्रैकेट के बारे में पता चला। अब ट्रैकेट क्या करते हैं, जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर ट्रैकेट्स तक पहुंचा, और ट्रैकेट्स ने इस वाटर को एब्जॉर्ब करके वेसल्स तक पहुंचाया, और वेसल्स ने पूरे प्लांट में अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करवा दिया। समझ में आई ये बात? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फ्लोएम। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फ्लोएम के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वाटर और मिनरल का तो ट्रांसफर होता ही है, साथ में फूड का भी ट्रांसफर होता है। तो फूड का जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। फ्लोएम, फूड, देखो नाम से भी लग रहा है फूड, फ्लोएम, है ना। तो when they prepared food materials from the leaf to the storage organ and later from storage organ to the growing region to the plant body। कुछ नहीं है, सिंपल। आपने खेत में बड़े बड़े ये फसलें उगाई थी, क्रॉप्स थी, ये क्रॉप से आपने वीट को कलेक्ट किया कलेक्टिंग हाउस में। ऑब्वियसली पहले कलेक्ट किया जाता है कलेक्टिंग हाउस में, फिर मार्केट में निकाला जाता है, फिर ये आपके घरों तक पहुंचता है। गॉट इट? सेम प्लांट में होता है। प्लांट में क्या होगा, जब एक लीफ ने फूड बनाया तो ये फूड बनने के जस्ट बाद स्टोर होता है,
और स्टोर होकर जब भी प्लांट के पार्ट्स को जरूरत है, मतलब उस टाइम भी ये ट्रांसफर हो सकता है, और जब स्टोर हो चुका है उसके बाद जब प्लांट को जरूरत है तो ये यहाँ से भी ट्रांसफर हो सकता है। तो यही बात इस लाइन में लिखी हुई है कि प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ से जो खाना बना उसे स्टोरेज ऑर्गन तक भेजना, या लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू द ग्रोइंग रीजन, और फिर उसे ग्रोइंग रीजन तक भेजना। जैसे कोई लीफ अभी न्यू बनने वाली है तो ऑब्वियसली उसे फूड की जरूरत है, उसे मटेरियल्स की जरूरत है, तो वो स्टोरेज ऑर्गन में से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। ये एक वर्ड यूज किया जाता है, एक किया जाता है सोर्स और एक किया जाता है सिंक। सोर्स क्या होता है? जहां फूड रखा हुआ है, जहां से फूड मिला है। सोर्स हमेशा कौन होती है? लीफ होती है। भाई लीफ से ही तो फूड मिल रहा है। सिंक यानी कि रिक्वायर्ड ऑर्गन, यानी कि जिसे उसकी जरूरत है, तो रिक्वायर्ड पार्ट। ओके, तो सोर्स टू सिंक जाता है। फूड हमेशा कैसे जाता है? आप इस लाइन को लिख के आ सकते हैं, व्हेन द फूड ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू सिंक दिस वर्क इज डन बाय द फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम के भी कुछ पार्ट होते हैं। फ्लोएम भी वही 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज सीव एलिमेंट, सेकंड इज कंपेनियन सेल्स, थर्ड वन इज फ्लोएम फाइबर एंड फोर्थ वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आप मुझे बताओगे कि पैरेन्काइमा क्या होता है? क्या होता है पैरेन्काइमा? मैंने आपको बताया था, जब भी पैरेन्काइमा का नाम आएगा आप एक ही बात याद रखिए, वो फूड स्टोर करने का काम करता है। दैट्स इट। पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड स्टोर करने का काम करता है। इसने फूड स्टोर किया, इसलिए ये कैसा होता है? लिविंग। इसने क्या किया? फूड स्टोर किया। और ये कैसा टिश्यू होता है? हमेशा लिविंग होता है। फाइबर हमेशा डेड होते हैं। फाइबर में नो कंफ्यूजन, फाइबर हमेशा डेड सेल्स होती है। और फाइबर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, है ना। हम अपने घरों में भी जब कोई पैकिंग करते हैं तो पैकिंग के टाइम पे क्या करते हैं, कोई ऐसा फ्रेजिल एलिमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास में थोड़ा सा पेपर लगा देते हैं या फिर फाइबर टाइप की चीजें लगा देते हैं, जिससे कि जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा और उसमें अगर जर्क लगेगा तो वो उस मटेरियल को, जैसे फोन ही समझ लो, तो उसको उससे बचा के रखेगा, है ना। तो फाइबर क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इन दोनों के काम तो सेम हो गए, जो जाइलम में पढ़े थे वही फ्लोएम में, नथिंग एल्स। अब हमें क्या पढ़ना है? सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स। सीव एलिमेंट क्या होते हैं? अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो सीव एलिमेंट देखो, आपको छोटे छोटे सीव दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीव एलिमेंट क्या करते हैं? फूड को ट्रांसफर करने में काम करते हैं। अब जब फूड ट्रांसफर होगा तो ऐसा तो नहीं है, मान लो यहाँ पर एक फूड रखा हुआ है, ग्रेन रखा हुआ है, क्या ये ग्रेन जाएगा? नहीं। इसको अगर मैं वाटर के साथ मिला दूं, इस ग्रेन को मैं अगर वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये इजीली मूव कर जाएगा। तो यही चीज यहाँ होती है, जब फूड प्रिपेयर होता है तो वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। वाटर के साथ मिक्स होने पर इस फूड को कह देते हैं सैप। इसे क्या कह देते हैं? सैप, एक वर्ड होता है। तो यही सैप क्या करता है? मूवमेंट करता है। ठीक है, अब ये मूवमेंट होती है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये बोथ डायरेक्शंस में होती है। ये बाई डायरेक्शनल होता है। मैं इसको क्या लिखूंगी यहाँ बच्चों? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मीन्स दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शंस में होता है। बाई डायरेक्शन में किसका मूवमेंट होता है? फूड का। और फूड का मूवमेंट होने के लिए इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? दैट इज नोन एज द फ्लोएम। अब आती है सीव एलिमेंट की बारी। सीव यानी जैसे चलनी होती है, चाय छालने वाली छलनी जो होती है, तो सीव एलिमेंट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू ये मटेरियल सीव हो जाता है, उसमें से नीचे आ जाता है। अब आता है आपका कंपेनियन। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, कंपेनियन। कंपेनियन यानी हेल्पर, आपका मतलब आपका सहभागी, समथिंग कुछ ऐसा। तो वो जो कंपेनियन है, यानी कि उस सीव ट्यूब तक, उस सीव एलिमेंट तक फूड को पहुंचाने का काम कौन करेगा? कंपेनियन सेल्स करेंगे। तो कंपेनियन सेल्स एज अ हेल्पर काम करती हैं। यानी मेन एलिमेंट इसके भी, फ्लोएम के भी कौन से 2 मेन एलिमेंट, कंडक्टिंग एलिमेंट हो गए, वो हो गए सीव एलिमेंट एंड द कंपेनियन सेल्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस सबको समझने में देखो, फाइबर और पैरेन्काइमा के काम आपको पता है, आपको सीव एलिमेंट नाम से पता चल रहा है। सीव यानी छलने, यानी उसमें छोटे छोटे पोर्स का होना, इस टाइप के। ये देखो सीव एलिमेंट है ये। और ये वाली सेल्स जो है जिसमें आपको न्यूक्लियस भी दिख रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियस इनमें से किस में मिलता है? न्यूक्लियस आपको कंपेनियन सेल्स में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका फ्लोएम हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं द प्रोसेस।
अब हम प्रोसेस पर आते हैं। आपको मैंने 2 इंपॉर्टेंट वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में बताया, अब मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ। प्रोसेस मीन्स कि किस प्रोसेस से वाटर एब्जॉर्ब होता है, किस प्रोसेस से फूड एब्जॉर्ब होता है। मेरे से ज्यादा अच्छा आपको पता है कि जे डिफ्यूजन के बारे में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज डिफ्यूजन? यस, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस व्हेन द सॉल्यूट, मैं क्या लिख रही हूँ, when the solute moves from higher concentration to lower concentration। ऐसे ही अगर मैं ऑस्मोसिस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ तो ऑस्मोसिस में देखिएगा, एक वर्ड में जो लिख रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा, when the solvent, not solute, I am not talking about the solute, I am talking about solvent, when the solvent moves from higher concentration to lower concentration with the help of transmembrane। अब ये क्या होता है, इसका मतलब देखो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। ये एक ट्यूब है जहाँ एक प्लेस है जहाँ पर कौन ज्यादा है, सॉल्यूट्स ज्यादा है, ठीक है। जब सॉल्यूट मूव कर रहे हैं या स्मॉल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्मॉल पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। और जब वाटर मूव कर रहा है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ भाई ट्रांसमेम्ब्रेन लगाई हुई है, यहाँ एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, मैंने सॉल्यूशन वर्ड लिया है, ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लेमिनेड है और एक आपके पास बिल्कुल बिल्कुल डेंस पार्टिकल्स का रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा का जो मेन बॉटल आती है रेड कलर वाली, वो बॉटल है और एक तरफ लेमिनेड है। तो पानी किस में ज्यादा है, लेमिनेड में ज्यादा है। तो ज्यादा से कम की तरफ, हाई से लो की तरफ, यानी कि अगर मैंने इस तरफ लेमिनेड रखा हुआ है और इस तरफ मैंने रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, तो पानी किस तरफ जाएगा, आपको मैंने अभी अभी बताया, फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी वाटर मूव करेगा लेमिनेट से रूह अफ़ज़ा की तरफ, है ना, ज्यादा से कम की तरफ। पानी कहाँ ज्यादा है आपको बस यही देखना है। तो वाटर मूव करता है आपकी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं हम, ऑस्मोसिस। फूड के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, डिफ्यूजन। फूड और मिनरल, ये हम कहाँ याद बात कर रहे हैं, फूड एंड मिनरल की बात कर रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, जब मैं आपको जाइलम के बारे में पढ़ाऊंगी, जाइलम के प्रोसेस के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वहां कुछ प्रोसीजर्स आते हैं। तो उन्हीं प्रोसीजर्स में से एक प्रोसीजर होता है ट्रांसपिरेशन। आप जानते हो कि जब प्लांट बहुत ज्यादा हीट में होता है या नहीं भी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना भी हो, तभी भी उसकी लीफ से क्या होते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर की फॉर्म में बाहर आते हैं। आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, जब वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर आता है तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन द वाटर मूवमेंट फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इवोपरेट हो जाता है वेपर की फॉर्म में। मैं किस बात पर जोर दे रही हूँ, वेपर पर। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि मैडम हमने देखा है जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो हमने देखा है कि जो ग्रासेस होती हैं उन पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट तो वेपर नहीं होती, ऑब्वियसली वेपर आपको दिखाई नहीं देगी, वो ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो जब वाटर लिक्विड की फॉर्म में बाहर आ जाए तो उसे बोलते हैं गटेशन। ये दोनों अलग चीजें हैं। ट्रांसपिरेशन when the water moves in the form of vapor and the water moves in the form of droplets or in the form of liquid, that is known as guttation। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ये लिक्विड की फॉर्म में बाहर आता है, ये वेपर की फॉर्म में बाहर आता है। फिलहाल हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे। अब ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स का होता है, एक होता है स्टोमेटल, एक होता है लेंटिक्युलर्स और एक होता है क्यूटिक्युलर्स। स्टोमेटल आप जानते हैं, लीफ की जो एपिडर्मल सरफेस होती है उनके किनारे पर, मार्जिन्स पर आपको क्या मिलते हैं, स्टोमेटास मिलते हैं, ठीक है। उसकी सरफेस पर आपको क्या मिलते हैं, स्टोमेटास मिलते हैं। ये स्टोमेटास एक स्मॉल एपरेचर होते हैं
ये स्मॉल एपरेचर गार्ड सेल्स में वाटर भरने के कारण अगर इनमें वाटर फिल हो गया तो ये टर्जिड हो जाएंगे, और टर्जिड हो जाएंगे तो देखो आपको पोर दिखाई दे रहा है, ये पोर ओपन हो जाएगा। अगर इसमें से वाटर निकल गया, गार्ड सेल्स में से वाटर निकल गया, तो ये बंद हो जाएंगे। आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये एक पोर दिखाई दे रहा है, इस पोर का नाम होता है स्टोमा। इसका नाम क्या होता है? स्टोमा। और जो ये साइड की सेल्स ऐसी बीन शेप सेल्स दिखाई दे रही हैं ऐसी, ये सेल्स होती है गार्ड सेल्स। जो ये गार्ड सेल्स होती है ये क्या करती हैं? ये सेल्स अगर इनमें वाटर फिल हो गया तो ये कैसे हो जाएंगे? टर्जिड। और टर्जिड होने से पोर क्या हो जाएगा? ओपन। देखो ये अभी टर्जिड दिखाई दे रही है, इसलिए ये पोर कैसे? ओपन। तो स्टोमेटास स्मॉल एपरेचर होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। यहाँ से ट्रांसपिरेशन हो सकता है, यहाँ से वाटर वेपर की फॉर्म में आउट हो सकता है। लेंटिकुलर्स यानी लेंटिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द बार्क ऑफ द ब्रांचेस। ब्रांचेस में जो बार्क होती है उस पर क्या मिलते हैं आपको? छोटे छोटे स्मॉल एपरेचर मिलते हैं जिन्हें लेंटिकल्स कहते हैं। यहाँ से भी वाटर आउट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ, करेक्ट, पेपर। क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर क्या होती है? एक लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की बनी हुई, उस पर, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। वहां से भी वाटर का ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो ये ट्रांसपिरेशन होता है। अब मैं आती हूँ आपको मैकेनिज्म ऑफ जाइलम पर, कि जाइलम काम कैसे करता है। ठीक है, तो जाइलम में मैंने आपको बताया था कि जाइलम में कभी भी कौन मूवमेंट करता है? वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मिनरल और वाटर मूव कर रहे हैं तो इसे हम सेप कह देते हैं। इसका जो प्रेशर होता है इसे एसेंट ऑफ सेप कह देते हैं, एसेंट ऑफ सेप कह देते हैं। अब आप सोचिए कि एक प्लांट है, इसकी ये रूट्स हैं। आप देखिए जो रूट्स होती हैं, रूट्स में माइन्यूट रूट हेयर्स होते हैं। माइन्यूट क्या होते हैं उसके अंदर? माइन्यूट मीन्स उनका डायमीटर, यानी वो बहुत ही थिन होते हैं, रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स में पोर भी कैसा होगा? माइन्यूट होगा। तो रूट हेयर कहाँ तक पहुंचते हैं? डीप वाटर तक पहुंचते हैं। जो सॉइल में डीप वाटर है वहां तक पहुंचते हैं। तो रूट हेयर क्या करते हैं? डीप सॉइल में पहुंचकर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, क्या करेगा? आप जानते हो यहाँ पानी है, मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ वाटर को। मान लो यहाँ बहुत वाटर है, ठीक है। अब क्या होगा? मैंने आपको अभी अभी पीछे समझाया था, लास्ट स्लाइड में ऑस्मोसिस समझाया था एक, कि ऑस्मोसिस क्या करता है। ये सब प्रोसीजर्स डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। रूट में पानी कैसा है? कम है, और बाहर पानी कैसा है? ज्यादा है। तो क्या कहता है रूल? नेचर का रूल क्या कहता है जी? आप हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाइए, तो वाटर मूव कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। फर्स्ट प्रोसीजर इज रूट प्रेशर, कि जो वॉल होती है सेल्स ऑफ रूट हेयर, याद रखिएगा रूट हेयर ये बहुत थिन होती है, पतली होती है, जिससे कि सॉइल का वाटर रूट हेयर से अंदर आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। आपको इसमें कोई दूसरी बात सोचने की जरूरत ही नहीं है। जहां भी वाटर का मूवमेंट होगा आप वहां आंसर लगा के आएंगे ऑस्मोसिस। तो वहां रूट प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर ज्यादा से कम की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट आता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या कहता है? देखो, रूट हेयर जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। आप एक पॉइंट आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि जब वाटर होता है एक बीकर में, और मैंने यहाँ एक बहुत माइन्यूट पिपेट डाली हुई है। पिपेट होती है जिसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो एक माइन्यूट टेम्परेचर होता है। आपके हेयर्स का कितना माइन्यूट टेम्परेचर होता है, बिल्कुल वैसा। इसको आपने वाटर में डिप करके रखा हुआ है। तो आप जानते हो बाय द नेचर, यानी नेचुरल रूल से क्या होगा, ये पानी इस पोर के थ्रू ऊपर चढ़ने लगता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जो वाटर की मूवमेंट होती है ये बाय नेचर होती है, यानी नेचुरल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन में एक फाइन ट्यूब में, जब भी आप कैपिलरी का कोई भी डेफिनेशन लिख के आएंगे वहां हमेशा एक ही वर्ड ढूंढता है आपका एग्जामिनर, दैट फाइन ट्यूब। क्या इन्होंने फाइन ट्यूब लिखा है? रूट प्रेशर में वो ढूंढ रहा है कि क्या आपने रूट हेयर लिखे। हाँ, इस स्टूडेंट को पता है कि रूट हेयर के थ्रू ही होता है एब्जॉर्प्शन, तो इन्होंने मेंशन किया है रूट हेयर को। यस, इस स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर है, इन्हें पता है कि फाइन ट्यूब ही कैपिलरी शो कर सकती है, तो फाइन ट्यूब इन्होंने मेंशन किया है। तो ये वाटर
को, लिक्विड को क्या करती है, राइज कर देती है इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ द फिजिकल फोर्स. दिस फिनोमिनन इज नोन एज कैपिलरी एक्शन. गॉट इट. नेक्स्ट आता है एडिशन फोर्स, एडिशन एंड कोहेशन फोर्स. इसका क्या मतलब होता है एडिशन एंड कोहेशन? देखिए, आप जानते हैं कि पूरे ट्री में, पूरे प्लांट में लीफ तक क्या एक जाल है, मतलब एक क्या नेटवर्क है, दैट वेसल्स का नेटवर्क है. ऐसे अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको, जाइलम वेसल्स होती है. ये इस तरीके से इस नेटवर्क के थ्रू वाटर ऊपर जाने वाला है, वेसल्स के थ्रू, पाइप जैसे स्ट्रक्चर. लेकिन इस वेसल्स में पानी ऊपर जाएगा कैसे? तो इस चीज को हम समझाते हैं इस पॉइंट से. कैसे? देखिए, जब आप जानते हो कि टैप को ऑन करते हो, वाटर एक पूरी लाइन में आता है, एक पूरे जिस शेप का टैप का पोर होगा वो उसी शेप में वाटर आउट होगा. तो ये जो एक पूरा वाटर का एक पूरा फ्लो आ रहा है, क्या आप उसको कट कर सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि जब आप H2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखते हैं ऐसी होती है. तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी पहले वाटर मॉलिक्यूल से एक अट्रैक्शन फोर्स बना के रखता है. ठीक है, ये तो बाय नेचुरल होता ही है, लेकिन एक अट्रैक्शन फोर्स भी क्रिएट होता है. इसी फोर्स को एडिशन फोर्स कहते हैं. यानी दो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके रहते हैं. हिंदी में बोलो तो क्या रहते हैं? एक दूसरे से चिपके रहते हैं. यही चीज जब वेसल्स में होती है, अब ये वेसल्स के अंदर है, तो ये वेसल्स की वॉल के साथ भी एक अट्रैक्शन फोर्स बनाते हैं. ये जो अट्रैक्शन फोर्स बनाते हैं इसे कोहेशन कहते हैं. तो एडिशन, कोहेशन, कोहेशन जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और एडिशन जो कि फोर्स यानी कि उसकी वॉल्स के बीच में होता है. चिपक जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, आपस में चिपक जाते हैं, तो इसे एडिशन कोहेशन फोर्स कहते हैं. तो इसी एडिशन कोहेशन फोर्स के कारण ही ये वेसल्स में मूव कर पाएंगे. ओके. नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन पुल. देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या होता है, एक लीफ है, ये रे, ये इसका स्टेम है और ये इसकी रूट है. तो आप जानते हैं लीफ की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल आउट हो गया. तो ये वाटर मॉलिक्यूल मैं आपको दूसरे पेन से बना के दिखाती हूँ, ग्रीन से बना के दिखाते हैं. तो आप जानते हो कि वाटर एक इसी सीक्वेंस में ऊपर आ रहा था, लाइक दिस, ऐसे, है ना. और ये, तो आप जानते हो कि फर्स्ट ड्रॉपलेट चली गई, फर्स्ट ड्रॉपलेट चली गई, तो अब यहाँ एक एम्प्टी एरिया हो गया. इस एम्प्टी एरिया को ये वाला फिल कर देगा कि जी मैं चला जाता हूँ तुम्हारी जगह. फिर सेकंड वाला कहेगा अच्छा ये खाली हो गया, चलो मैं यहाँ चला जाता हूँ. थर्ड बोलेगा कि मैं इसकी जगह चला जाता हूँ. फिर से यहाँ फिर ब्लैंक हो गया, अब ये कहेगा कि जी मैं यहाँ आ जाता हूँ. इसी तरीके से सब एक दूसरे को फिल करने के चक्कर में एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करेंगे, यानी खिंचाव. जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, खींचना. तो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में आउट होगा, उसकी खाली जगह को भरने के लिए पीछे वाला वाटर आएगा, फिर अगला वाटर, फिर अगला वाटर मॉलिक्यूल. इस तरीके से रूट के एंड तक एक क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर. जिस एम्प्टी प्रेशर को फिल करने के लिए फिर से ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, जिसमें कि हायर प्रेशर टू लोअर मूव करेगा वाटर. तो यही प्रोसीजर चलता रहेगा और वाटर के हाथ तक पहुंच जाएगा, उसकी लीफ तक पहुंच जाएगा, या जिस भी एरिया तक उसे पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएगा. तो ये ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जाइलम में मैकेनिज्म कैसे होती है. अगर आपको फ्लोएम की मैकेनिज्म समझनी है तो प्लीज डू कमेंट. I will explain you phloem mechanism in my another video. Okay. Now like my video please and share and subscribe. Thank you so much.